हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी को। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी मूल विधि का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे एक्ट करा दिए हैं, एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लेना, तो उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। तो देखते हैं फटाफट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अधिनियमित कब किया गया है। यानी कि ये जो बिल है कब ये एक्ट बना है, कब ये कानून बना है, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिल गई है। तो देखो, इसको मिल गई थी 13 सितंबर 2005 में। किसकी मंजूरी मिल गई थी? राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब इसको 2005 में मिल गई भाई, ये एक्ट बन गया यानी कि कानून बन गया। क्या होता है कि लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, वहां से मंजूरी मिल जाती है जब बिल को, तो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो फिर ये लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 में ये लागू हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि भाई 5 आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि इतने अध्याय हैं। इसमें 37 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। अब मान के चलो, इस घरेलू हिंसा में क्या हुआ कि किसी पर मुकदमा लिख गया भाई, ठीक है भाई, मुकदमा। तो इसमें 60 दिन के अंदर निर्णय आता है। याद रखोगे, निर्णय कब आ जाता है? 60 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। अच्छा, मान के चलो हिंसा किस टाइप की, जैसे पहले तो ये मानो कि भाई मानसिक हिंसा, ध्यान रखना, अगर कोई किसी से भाई दिमागी परेशानी दे रहा है किसी को, ठीक है भाई, मानसिक हिंसा, महिला को या तो उसका पति या पति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, जैसे उसके पति के पिता हो गए, पति का भाई हो गया, पति की बहन हो गई, पति की माँ हो गई, या फिर पति का कोई रिश्तेदार हो गया जो परेशान कर रहा है महिला को, ठीक है भाई। तो या तो मानसिक हो गई, या फिर यौन हिंसा हो गई उसके खिलाफ महिला के, ठीक है भाई, या फिर शारीरिक हो गई, ठीक है भाई, शारीरिक हिंसा हो गई। तो ऐसी हिंसा को आप ध्यान रखोगे, मानसिक है, यौन है, शारीरिक है, ऐसी हिंसा। या फिर आर्थिक हिंसा भी होती है भाई, पैसे से जुड़ी हुई, मान के चलो उसको जरूरत है किसी पैसे की और उसे पैसा नहीं मिल रहा है महिला को, या उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया महिला को, है ना भाई। तो ऐसे भी, या उसके नाम जो चीजें थी वो उसको ना मिली महिला को, ठीक है भाई। तो ऐसी भी होती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इनके खिलाफ अगर ऐसी चीजें हो रही है महिला के खिलाफ, तो वो मुकदमा लिखवाने जा सकती है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बिल्कुल ठीक है। 103वां संवैधानिक संशोधन, ये किससे संबंधित है? 103वां जो संवैधानिक संशोधन है ये 2019 का है, ठीक है भाई। 2019 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और मिलते ही तुरंत इसको लागू भी कर दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखना। तो ये आर्थिक आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ईडब्ल्यूएस एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, उसमें 10% आरक्षण दिया गया था। और अगर हम देखें ये कौन से संशोधन हुए थे, कौन से आर्टिकल में, ध्यान रखोगे 15 के 6 और 16 के 6 में। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, इन आर्टिकल में हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना, है ना भाई, ये कितना तक बढ़ सकता है ये बताइए। तो ध्यान रखोगे 250 रुपए तक, या फिर 20,000 तक, या फिर आप लगाओ 25,000 तक, या फिर 30,000 तक। ये पढ़ाया था खूब अच्छे से एक्ट, है ना भाई। अगर आप देखोगे जब आप आरटीआई एक्ट को पढ़ते हो, है ना भाई, आरटीआई एक्ट को पढ़ते हो, ये कब का है? 2005 का एक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो इस पर मंजूरी मिल गई है वो 15 जून को मिल गई है, 15 जून 2005 को मिल गई है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा लागू हो गया था लगभग 120 दिन बाद, ये क्या हो गया था? लागू हो गया था, है ना भाई। तो ये लागू जो हुआ है वो 12 अक्टूबर को हो गया है 2005 में ही। देखो, इसके कुछ जो धाराएं थी वो तो तभी लागू हो गई थी जब राष्ट्रपति को मंजूरी मिली, लेकिन बाकी जो है बाद में हो गई थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब इसमें क्या है, मान के चलो आपने आरटीआई डाली भाई। अब आरटीआई आपने हिंदी में डाली है, चाहे इंग्लिश में डाली है, किसी क्षेत्रीय भाषा में डाल दी आपने। अब उधर से रिप्लाई नहीं आया, या फिर कोई जानकारी छुपा ली गई, ठीक है भाई, कोई रिप्लाई नहीं आया, जानकारी छुपा ली गई, जबरदस्ती छुपा ली गई कि भाई हमें नहीं, हम नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाओ। तो भाई जिसने वो छुपाई है ना, ध्यान रखोगे उस पर क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा प्रति दिन के हिसाब से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा उस पर। यह बात ध्यान रखना, 250 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, और मैक्सिमम उसके ऊपर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये जो दंड का प्रावधान है धारा 20 में है, ये बात आप ध्यान रखोगे, धारा 20 में आरटीआई एक्ट की। आ जाओ भी नेक्स्ट पर।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी आपको अनुसूचियां देखने को मिलती है? 2 है। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। ओके भाई, कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान आपको किन अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो सर इसमें आपको देखो 352 क्या है? हमारी नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। 356 क्या है हमारा? ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है, जिसको हम राज्यपाल शासन भी बोल देते हैं। राज्यपाल शासन भी बोल देते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। 360 क्या है? वित्तीय आपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 352 से 60 के बीच में है। आज भी नेक्स्ट पर। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? वो है रमा देवी। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। 26 नवंबर 1990 को बनी थी और कब तक? 11 दिसंबर 1990 तक ये रही। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। सबसे पहले 1950 से 1958 के बीच में जो रहे थे वो सुकुमार सेन रहे थे। कौन रहे थे? सुकुमार सेन। और अभी कौन है जो अगर आप देखोगे 19 फरवरी 2025 से है, वो हो जाएंगे ज्ञानेश्वर कुमार। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश्वर कुमार। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि ज्ञानेश्वर कुमार है। तो होते हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है भाई, 2 कौन होते हैं? निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो जो निर्वाचन आयुक्त है दोनों, वो कौन है भाई? एक है विवेक जोशी। ठीक है भाई, विवेक जोशी। और दूसरे कौन हो जाएंगे यहां पर इनके साथ? वो हो जाएंगे सुखवीर सिंह संधू। ठीक है भाई, सुखवीर सिंह संधू हो जाएंगे। हमारा जो चुनाव आयोग है वो आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? 324 से 329 संविधान के भाग आपको ये 15 में देखने को मिल जाएगा। आपकी उम्र 18 या उससे ज्यादा है तो आप 326 से इस आर्टिकल के जरिए वोट डाल सकते हैं, कानूनी अधिकार है आपके पास। अजो भी नेक्स्ट पर बोलता है भारत में वित्तीय आपातकाल को अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो अनिश्चित समय है, अभी तक लगा नहीं है कभी, तो हम बोल देंगे अनिश्चित समय है। 360 के तहत लगाया जाता है। संविधान सभा का पहला सेशन कब आयोजित किया गया है? जरा बताओ भाई। तो अगर हम देखें, देखो हमारे यहां पर क्या था? कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो आया है ये मार्च में आया है। मार्च 1946 में आया। इसमें 3 मेंबर थे। एक थे पेंथिक लॉरेंस। ठीक है भाई, पेंथिक लॉरेंस थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और एक थे स्टीफर्ड क्रिप्स। ओके भाई, स्टीफर्ड क्रिप्स थे। तो इन्होंने यहां पर आकर इस कैबिनेट मिशन ने जुलाई 1946 में क्या करवाए भाई? चुनाव करवाए, है ना। और चुनाव करवाए इन्होंने, तो उससे क्या बनी? हमारे यहां एक संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए थे। तो संविधान सभा के कितने मेंबर चुने गए? 389। फिर इन्होंने 6 दिसंबर 1946 को क्या बना ली? एक सभा बना ली थी, सभा। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और फिर 9 दिसंबर 1946 को क्या काम कर दिया? पहली बैठक कर दी दिल्ली के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दिल्ली के अंदर। उसमें ज्यादा मेंबर नहीं आए थे, 207 मेंबर आए थे ओनली। और हमारा संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। पहली वाली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। याद रखोगे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई, है ना भाई। 11 दिसंबर को वापस से 1946 में जब बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन गए थे? स्थायी अध्यक्ष। और एचसी मुखर्जी को क्या बना दिया गया था? एचसी मुखर्जी को यहां पर क्या बना दिया गया था? वो उपाध्यक्ष बनाया गया था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सत्र कब आयोजित हुआ? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है, किस भाषा में किया जाता है? हिंदी में, अंग्रेजी में, या फिर आप क्षेत्र की जो आधिकारिक भाषा हो उससे कर सकते हो। तो हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, आप किसी भी भाषा में आरटीआई डाल सकते हो, ये बात ध्यान रखना यहां पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटें, राज्यसभा की संख्या जरा बताओ। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया है भाई। और अगर हम देखें 4 है यहां पर लोकसभा की, 3 है यहां पर राज्यसभा की सीट और 68 है यहां पर विधानसभा की सीट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर हम देखें यहां के, अगर आप देखोगे विधानसभा के जब चुनाव हुए थे 68 सीटों पर,
उसमें से 40 कांग्रेस जीत गई थी तो उसकी सरकार बन गई। ठीक है भाई, तो यहां पर सीएम कौन हो जाएंगे, है ना भाई, वो हो जाएंगे सुखवीर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये प्रश्न पहले पूछा गया था। तो देखो, ये जो बाल अधिकारों के लिए संरक्षण आयोग है ना, ये 2005 के एक्ट से 2007 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो बाल अधिकारों के संरक्षण का जो एक्ट है, जो कानून है, वो 2005 का है। फिर उस आधार पर जो आयोग बना है 2007 में बना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2007। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के पूर्णकालिक कर्मियों की कुल संख्या आपको कितनी लगती? भाई अगर हम देखें, वो है एक अध्यक्ष होता है और 5 इसमें, ध्यान रखोगे, अन्य सदस्य होते हैं और 7 इसमें डीम्ड सदस्य होते हैं। ओके, अब ये कब बना है? ये बन गया था 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हो गई है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संसद की राज्यसभा की कानूनी कार्रवाई के लिए सदस्यों का न्यूनतम कितना प्रतिशत उपस्थित होना अनिवार्य है? 10% या फिर 1/10, है ना भाई। लोकसभा में भी यही होता है, राज्यसभा में भी यही होता है। जब आप राज्यों में जाओगे, वहां की विधानसभा में भी यही होता है, विधान परिषद में भी यही होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 से केवल एक बार। कौन से वर्ड जोड़े गए थे? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, समाजवादी, और ये अखंडता जोड़ा गया है ना भाई, अखंडता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है जनहित याचिका की अवधारणा कहां से उत्पन्न हुई है? PIL, है ना, मान के चलो भाई, है ना, आपने देखा कि आपकी कॉलोनी में कुछ गलत हो रहा है ना भाई, कुछ गलत हो रहा है और पब्लिक को वो गलत लग रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट पे आप डाल सकते हो याचिका कोर्ट में जाकर। ठीक है भाई, तो ये हमने कहां से ली है? अगर हम देखें, USA से ली है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करेगा? यहां पर प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है भाई, हमारा प्रेसिडेंट करता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? कौन करता है भाई? राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष? तो हमारा राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लोकसभा के अध्यक्ष। देखो, हमेशा ध्यान रखना, लोकसभा का जो स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, ये जो होते हैं, ये आपको आर्टिकल 93 से 97 के बीच में मिलते हैं। लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, लोकसभा के स्पीकर का, है ना, उसका शपथ समारोह कभी नहीं होता। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? भाई शुरू में तो एक भी नहीं था। ठीक है भाई, अगर हम देखेंगे, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? लागू, उस समय तो देखो एक भी नहीं था। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से USSR से हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 8 ऐड होने थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 को ऐड करने के लिए बोला, हमारी सरकार ने 10 ऐड करे उस समय पर। फिर एक बाद में खुद से हमने ऐड किया 86वां संविधान संशोधन 2002 से, एक हमने बाद में खुद से ऐड किया। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें कि भाई आपको कितने लगते हैं? ये संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल 51A में वो 11 हैं मौलिक कर्तव्य। किसको मिले हुए हैं? ये नागरिकों को मिले हुए हैं। किसको? नागरिकों को मिले हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये हमने पढ़ा हुआ है पूरा नागरिकों के लिए और पूरे के पूरे, है ना, ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य है इसके ऊपर पूरी वीडियो हमने कर रखी है एक। ओके, आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में है? वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको पता है केवल 64,000 प्लस आबादी है 2011 के हिसाब से। ये भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र है। अच्छा, अगर हम देखें इसमें से सबसे बड़ा निर्वाचक या निर्वाचन क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा,
वो कौन सा है हमारे यहां पर? वो है मल्काजगिरी, वो मिलेगा मल्काजगिरी। ये जो मल्काजगिरी है ये तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है भाई, तेलंगाना में। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, कहां पर है? तेलंगाना में है। आ जाओ नेक्स्ट पर। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश, है ना भाई, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिल जाएंगे? 351 इज द राइट आंसर। ओके भाई, आर्टिकल ध्यान रखना, आपको 343 से 351 तक आपको राजभाषा देखने को मिलती है, राजभाषा, ठीक है भाई। और ये हमारे संविधान के भाग कौन से में आपको देखने को मिलेगी? 17 में। हिंदी भी हमारी एक राजभाषा ही है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों के सीधे पेश किए जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम है। जरा बताओ, ओटीटी हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ओवर द टॉप को, यानी कि कोई चीज जो तुम्हें बगैर सिनेमा जाए डायरेक्ट तुम्हें मिल जाए, ठीक है भाई, जैसे नेटफ्लिक्स पर, हॉटस्टार पर, जियो सिनेमा पर आप कुछ चीज देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है भाई? तो वो जोड़ा गया है 43 का बी। ओके, 97वें संविधान संशोधन 2011 के हिसाब से, है ना भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें बोला गया है कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना करेगा, ठीक है भाई, इसमें यह बोला गया है कि राज्य सहकारी समिति की, है ना, सहकारी समिति की स्थापना करेगा, समिति की स्थापना करेगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है किसी की निजी जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? जरा बताओ। तो सर उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि पहचान की चोरी, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? पहचान की चोरी बोलते हैं उसे, पहचान की चोरी। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? कौन सा भाई? तो देखो, झारखंड के जो सीएम है उनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और बारहेट उनका निर्वाचन क्षेत्र है। 2024 में वो 4th टाइम सीएम बने थे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। कौन बने थे? हेमंत सोरेन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हेमंत सोरेन जब जेल में चले गए थे 2024 में, तो उनके बाद कुछ समय के लिए सीएम कौन बने, है ना, ध्यान रखोगे? वो है चंपाई सोरेन, ठीक है भाई। कौन है? चंपाई सोरेन। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, हमारा संविधान लिखना 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गया था और 26 नवंबर 1949 तक पूरा कंप्लीट हो गया था। अब क्या हुआ कि भाई इसी बीच में हमारी 29 तारीख को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी, और उसमें मेंबर थे टोटल 7, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर जी, वो भी उन 7 मेंबर्स में से एक थे। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। देखो, टोटल जो दिन लगे थे संविधान लिखने में वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन केवल 165 दिन बैठक हुई थी, और उसमें से भी 114 दिन इसके प्रारूप पर बैठक हुई थी, यानी कि इसके ड्राफ्ट पर हुई थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर जी, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? देखो भाई, राज्यों में विधानमंडल के बारे में बोल रहा है। जैसे केंद्र में संसद होती है, ऐसी राज्यों में विधानमंडल होती है। 168 में आ जाएगी, ठीक है भाई। और विधानमंडल में क्या क्या होते हैं? एक राज्यपाल हो गया, विधान परिषद हो गई, विधानसभा हो गई, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही राज्यपाल का वर्णन आपको आर्टिकल 153 में देखने को मिल जाएगा, विधान परिषद 169 में, और विधानसभा 170 में मिल जाती है। ओके, अब देखो, जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हर एक ही राज्य में हो, केवल 6 ही राज्यों में है। विधानसभा सभी राज्यों में है, साथ में आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश में मिल जाएगी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? किसके दायरे में आती है भाई? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आती है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? देखो, लोकसभा हमारे आर्टिकल 81 में आती है भाई, है ना। और आपको इसको क्या करना है, मान के चलो भंग, भाई राष्ट्रपति भंग कर सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई। इसको आप स्थगित भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सेशन एंड यानी कि सत्रावसान भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भंग यानी विघटन के द्वारा, है ना भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे सत्रावसान के द्वारा, स्थगित के द्वारा, सभी के द्वारा इनमें से हो जाती है ये। लेकिन जब आप राज्यसभा के पास जाओगे भाई, राज्यसभा
भंग नहीं होगी। हाँ, उसका सत्रावसान और स्थगन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। इंस्टाग्राम पर आईजीटीवी का पूर्ण रूप आपको क्या लगता है? तो वो क्या हो जाएगा अगर हम देखें, इंस्टाग्राम टेलीविजन इज द राइट आंसर। इंस्टाग्राम की जो स्टोरी होती है वो कितने घंटे में गायब हो जाती है? 24 आवर्स में। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। आपको विनेश चौधरी के नाम से ही ऐप मिल जाएगा, वहां पर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इसमें हम अपनी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर। और इससे पहले जो एक्ट करवा दिए हैं उनको जरूर एक बार देख लेना, बहुत आसान सी भाषा में आपको वो करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा मैं। हमारी यहां पर 5 बजे जीडी की क्लास और 9 बजे यूपी पुलिस की क्लास चल रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस की क्लास 9 बजे और 5 बजे जीडी की क्लास चल रही है। 3 बजे होमगार्ड की क्लास चल रही है। ओके, थैंक यू, फिर मिलूंगा मैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और टॉपिक वाइज भी क्लासेस आ रही हैं कंटिन्यूअसली। थैंक यू, नमस्ते।